जय माता देवी दुर्गे, महिमा रौर है भारी। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है और दुर्गा पूजा की शुभकामनाएं हैं। और गंदरू भाई की तरफ से भी तमाम किसान भाइयों को दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। झुमकी बहन का भी जोहार। हाँ। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर। तो किसान भाइयों आइए देखते हैं कृषि समाचार। जी हाँ, नमस्कार। दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य के 6 जिलों में लागू है बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम। जैविक कृषि प्रमाणीकरण विषय पर हुआ 1 दिवसीय प्रशिक्षण। सफल किसान विजय कुमार महतो से एक मुलाकात। अब समाचार विस्तार से। पशुपालन विभाग झारखंड सरकार की ओर से पंचवर्षीय योजना के तहत वर्ष 2009-10 से 2013-14 तक बकरा नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम रांची, गुमला, सिमडेगा, चाईबासा, हजारीबाग और गिरिडीह जिलों में लागू है। इस योजना के तहत कम से कम 5 बकरी पालने वाले पशुपालकों का चयन करके उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही 50 बकरी या 10 से 15 लाभुकों के बीच एक ब्लैक बंगाल नस्ल का बकरा प्रदान किया जाता है। पिछले दिनों कृषि भवन परिसर स्थित समिति सभागार में जैविक प्रमाणीकरण विषय पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में जैविक कृषि प्राधिकार के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी डॉक्टर प्रभाकर सिंह ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। प्रशिक्षण में जैविक कृषि में काम कर रहे विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के लगभग 70 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। धान फसल में तना छेदक कीट के रोकथाम के लिए मोनोक्रोटोफॉस दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर घोल बनाएं और फसल पर छिड़काव करें। तना छेदक कीट जब धान फसल में लगता है तो ये पौधों के तना में छेद करके उसके अंदर के गुद्दे को खा जाता है, जिससे तना खोखला हो जाता है। धान में लगने वाले इस कीट के रोकथाम के लिए कृषि विशेषज्ञ की परामर्श है। किसान भाइयों, अभी धान में जो कीट लगते हैं उसमें मुख्य कीट हैं तना छेदक। आप देखेंगे कि धान का जो झुरमुट है उसके बीच वाला जो भाग है वो सूख जाता है, एक बीच वाला, और जिसको हम डेड हर्ट के नाम से जानते हैं। ये एक तना छेदक कीट का लक्षण है। जब भी किसान भाइयों तना छेदक कीट का जो प्रकोप देखें तो अपने खेतों में मोनोक्रोटोफॉस 1 लीटर पानी में 2 मिलीलीटर मिला के छिड़काव कर दें तो बहुत ही आपको कारगर होगा। जो किसान रबी मौसम में मक्का फसल लगाने के इच्छुक हैं, वो इससे अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए मक्का के उन्नत प्रभेद सुबान, कंपोजिट 1 या HQPM1 नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। सही मायने में मक्का की वैज्ञानिक खेती के लिए सबसे पहली और बुनियादी जरूरत है मक्का के उन्नत प्रभेदों का चयन। साथ ही साथ इससे जुड़ी अन्य बातों को भी स्पष्ट करते हुए कृषि विशेषज्ञ बताते हैं। किसान भाइयों, इस समय रबी मक्का का बोने का समय है। इसके लिए आप खेत की अच्छी तरीके से तैयारी कर लें और जो प्रजातियां हैं रबी फसल के लिए उपयुक्त हैं उसमें सुवान कंपोजिट 1, HQPM 1, प्रिया का 20 किलो की दर से बीज ले लें और बीज को अच्छी तरीके से बवेस्टीन से 1 किलो पे 2 ग्राम के दर से उपचारित करें और प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास खेत में की आवश्यकता होती है। और रबी मक्का में की जो लाइन से लाइन की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उसको बोएं। अब बारी है एक सफल किसान विजय कुमार महतो से मिलने की, जो अपने 1 एकड़ खेत में अभी भिंडी और बैंगन की फसल लगाए हुए हैं। सफल किसान विजय कुमार महतो बुद्धिमान भी हैं और बाजार के पारखी भी। यही वजह है कि वो सब्जी फसलों के उत्पादन में विशेष रुचि रखते हैं। इनके खेतों में लगी भिंडी और बैगन की फसलें
इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। हम मैट्रिक तक पढ़े हैं, क्योंकि हम वैज्ञानिक तरीका से खेती करते हैं। खेती से तो बहुत फायदा है हम लोग को। जैसे कि पहले हम लोग को क्योंकि जब खाने भर नहीं होता था, क्योंकि जब 3 एकड़ 4 एकड़ धान लगाते थे, बड़का हम लोग परिवार है तो उसमें भी नहीं होता था। अभी क्योंकि जब उसी में हम लोग कम से कम तो 25 क्विंटल 30 क्विंटल धान हम लोग बेच देते हैं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1800 रुपए से 2100 रुपए, चावल मध्यम 2250 रुपए से 2600 रुपए, चावल उत्तम 2750 रुपए से 5250 रुपए, गेहूं 1450 रुपए से 2250 रुपए, चना 3750 रुपए से 4250 रुपए, दाल अरहर 5500 रुपए से 6500 रुपए, दाल मसूर 4500 रुपए से 5200 रुपए, दाल चना 4600 रुपए से 5300 रुपए, सरसों तेल 8400 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3300 रुपए से 3500 रुपए, आलू 1000 रुपए से 1250 रुपए और प्याज 3000 रुपए से 4000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के अंतर्गत आपने जानकारी ली मंडी के भाव के बारे में, मौसम के मिजाज के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में। हमारे गंद्रू भाई कुछ चुपचाप हैं। बिल्कुल हम बोलेंगे, लेकिन किसान भाइयों इस विराम के बाद हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे सभी किसान भाई बहनों का। तो अब हम जानकारी का सिलसिला शुरू करें झुमकी बहन। बिल्कुल, नेकी और पूछ। तो चलिए किसान भाइयों, हम जानकारी का सिलसिला शुरू करते हैं और जो पहली जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो जानकारी है पशुओं की देखभाल के बारे में। और ये जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर RN मिश्रा जी। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दारीसाई पूर्वी सिंहभूम में है और आज का हमने आपके लिए विषय चुना है कि पशुओं में होने वाले रोग और उसका बचाव कैसे करें। इसी विषय पर जानकारी देने के लिए यहीं के वैज्ञानिक डॉक्टर
रविंद्र मोहन मिश्रा जी हैं। डॉक्टर साहब, अभी चूँकि बरसात ख़त्म हो रहा है और जाड़ा आ रहा है, तो इस वक्त पशुओं में कौन कौन से बीमारी लगते हैं? जी, मैं कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि बदलते परिवेश में, बदलते मौसम में अधिकतर पशुओं में बीमारी के आने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें शारीरिक तनाव जो पैदा होती है, जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं, वैसे स्थिति में रोग ग्रसित होने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मी, बरसात और गर्मी के मौसम से अचानक सर्दियों की मौसम जब आती है तो खास करके सुबह शाम को अधिक ठंड होती है, और ऐसे में अगर देखा जाए तो कुछ मवेशी ऐसे हैं जो छोटे छोटे नवजात बच्चे देते हैं। खास करके हम अगर बकरियों की बात करें तो झारखंड में बकरी पालन एक प्रमुख पशुपालन है, और बकरियों में अक्टूबर के बाद बच्चे होते हैं, और ऐसे मौसम में जब छोटे छोटे नवजात बच्चे होते हैं तो किसान भाई कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे सुबह शाम उसको ठंड से बचाना है, और उससे नहीं बचाने से उनको निमोनिया जैसे काफ़ी खतरनाक रोग होते हैं, और उसको बचाव के लिए प्रबंधन सबसे ज़रूरी है। वो ठंड से बचाएं अपने मवेशियों को, अपने नवजात बकरी के बच्चों को, तो उनको निमोनिया रोग से वो बचा सकते हैं। और इसके अलावे जैसे अगर हम देखें तो गौ पशुओं में भी या अन्य पशुओं में भी हमारे किसान भाई बहुत सारे ऐसे रोग आती हैं जिसको वो लोग रोकथाम के उपाय नहीं जानते हैं, या उसको बहुत वो लोग सीरियसली नहीं लेते हैं, उससे भी उनको क्षति होती है। तो गो पशुओं में किसान भाई विषाणु जनित रोग जैसे कि FMD, खुरहा मुहपक्का, इस रोग के लिए वो टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि यह रोग आर्थिक रूप से काफ़ी क्षति किसानों को पहुंचाती है। पशु कमज़ोर हो जाते हैं, खाना पीना बंद कर देते हैं, दूध उत्पादन कम हो जाती है। अगर गाभिन पशु है तो उसमें गर्भपात की संभावना बढ़ जाती है, या बच्चा मर जाता है पेट में, गर्भाशय में ही। तो वर्ष में 2 बार टीकाकरण खुरहा चपका रोग या फुट एंड माउथ डिजीज़ का किसान अवश्य करवाएं अपने पशुओं में। इसके अलावे अगर वो समयबद्ध गर्मियों के दिनों में HSBQ, जिसको हम लोग गला कंठी और लंगड़ी रोग बोलते हैं, उसके लिए ना करवाए हों तो उसके लिए कोई समय सीमा नहीं है। अगर नहीं करवाए हों तो वो अवश्य उसको भी टीकाकरण करवाएं, और वर्ष में 1 बार HS और BQ 2 बीमारी से बचाव के लिए वो लोग टीकाकरण अवश्य करवाएं। जिस क्षेत्र में किसान भाई रहने वाले हैं उसमें अगर एंथ्रेक्स रोग, जिसको हम लोग गिल्टी रोग कहते हैं, उसकी अगर प्रकोप होती है, कभी उन्होंने देखा है, तो वर्ष में 1 बार गिल्टी रोग यानी एंथ्रेक्स का टीका अवश्य करवाएं, क्योंकि यह भी काफ़ी जानलेवा होती है। बाह्य परजीवी अगर हैं तो उसको मैनुअल तरीके से हो या कोई औषधि के प्रयोग से, अभी बाज़ार में बहुत सारे ऐसी औषधियाँ हैं, उसका व्यवहार करें और बाह्य परजीवी से भी अपने मवेशियों को बचा कर रखें। हम बहुत सारे किसान भाई हमारे जो सूकर पालन करते हैं तो उनमें भी बहुत तरह की बीमारियां होती हैं, उसमें उसका कैसे लक्षण उसको समझें हमारे किसान में कि क्या बीमारी हुई है और उसका बचाव कैसे करें? पशुओं में बीमारी के लक्षण तो यही होते हैं कि जैसे उत्पादन क्षमता में किसी प्रकार से भी कमी आ रही हो तो हम बोल सकते हैं वह रोग का कारण है, चाहे वो रोग खान पान के वजह से हो या बीमारी के वजह से हो या अन्य कोई कारण से। तो सूकरों की अगर हम बात करें तो सूकरों में भी 2-3 ऐसी बीमारियां हैं जिससे किसान को समय से टीकाकरण अगर करवाएं तो वो बीमारी से बचाव कर सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि ग्रामीण स्तर पर किसान टीकाकरण के कार्यक्रमों को अपनाएं, जैसे कि सूकर में फुट एंड माउथ डिजीज़ बीमारी, ये भी काफ़ी आक्रामक तरीके से आता है, और मवेशियों में तो जान माल का खतरा कम होता है, लेकिन सूखरी में मृत्यु दर काफ़ी अधिक पाया गया है। अगर फुट एंड माउथ डिजीज़ या खुरहा मुहपक्का रोग से ग्रसित होते हैं तो वर्ष में 2 टीका खुरहा मुहपक्का यानी फुट एंड माउथ डिजीज़ का अपने सूकरों में अवश्य करवाएं, और साल में 1 बार सूकर ज्वर, जिसे हम लोग स्वाइन फीवर कहते हैं, और बहुत सारे किसान जान चुके हैं इस बीमारी के बारे में, सूकर ज्वर का टीका वर्ष में 1 बार अपने सूकरियों में अवश्य करवाएं। और इसके साथ साथ अंतः परजीवी रोग से बचाव के लिए सूकरों में नियमित तरीके से 2 से 3 महीने के अंतराल पर अंतः परजीवी यानी इंटरनल पैरासाइट्स के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं। हमारे किसान भाई ये टीकाकरण कब करवाएं और ये कहाँ से आसानी से प्राप्त कर सके हमारे किसान भाई, इसकी भी जानकारी दे दें।
जो रोग के बारे में है, जैसे स्वाइन फीवर का टीका वो पशु चिकित्सा महाविद्यालय रांची, वहाँ से वो उपलब्ध कर सकते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ बीमारी के लिए कोई भी पशु औषधि के जो दुकान हैं वहाँ पे उनको मिल जाएगा। और अंतः परजीवी या बाह्य परजीवी से अगर अपने पशुओं को इलाज कराना है उसके लिए, तो वे भी औषधि उनको माने पशु औषधि की दुकान में सरलता से उपलब्ध हो सकती है। डॉक्टर साहब, हम अपने पीछे देख रहे हैं कि काफ़ी मुर्गियाँ चल रही हैं, तो मुर्गियों में खासकर तक कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं और इसका निदान क्या है? ग्रामीण किसान भाई देसी मुर्गियाँ पालते हैं और झारखंड में देहाती मुर्गी पालन का काफ़ी प्रचलन रहा है, लेकिन खास करके 2-3 बीमारियों से हमारी देहाती मुर्गियां ग्रसित होती हैं, जिसे ग्रामीण टुनकी के नाम से जानते हैं। तो टुनकी माने हम लोग उसको रानीखेत रोग बोलते हैं या न्यूकैसल्स डिजीज़ कहते हैं। यह एक विषाणु जनित रोग है और अगर किसान उसके लिए भी टीकाकरण की तालिका को अपनाएं और अपने मुर्गियों के 5 से 7 दिन के चूजे में पहला टीका, फिर 21 दिन के बाद एक और दूसरा टीका जिसको हम लोग लसोटा या F1 टीका लगाएं। पहला टीका भी F1 लगाएं और फिर उसके 21 दिन के बाद R2B वैक्सीन, R2B स्ट्रेन वैक्सीन जो कि मांस में या चमड़े के नीचे दिया जाता है उसको करें, तो 8 महीने तक टुनकी बीमारी जिसको रानीखेत रोग बोलते हैं उससे वो बचाव कर सकते हैं। और यह काफ़ी फैलने वाली बीमारी है और काफ़ी जानलेवा है। कभी कभी देखा जाता है कि किसान के घर में सारी मुर्गियां इस बीमारियों से नष्ट हो जाती हैं, तो इसका टीका करना उनके लिए परम आवश्यक है। और इसके अलावे बसंत रोग जिसे हम लोग फाउल पॉक्स कहते हैं, चेचक भी हम लोग कई जगहों पे कहते हैं, उसका टीकाकरण साल में एक बार, जब उनकी मुर्गियां 7 से 8 सप्ताह की उम्र की हो जाएं तो उनको एक टीका साल में करवाएं ताकि वो चेचक के रोग से भी उनसे बचाव कर सकें। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी पशुओं में होने वाले रोग और उसके निदान या बचाव के बारे में। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और किसान भाइयों, इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। उम्मीद है आपको जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। एक जानकारी और बाकी थी, लेकिन कारू दादा का इंतजार कर ले हम लोग। और देखिए कारू दादा आ गए हैं। अरे अरे जोहार दादा, जोहार जोहार। पहले तो दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी और हमारे सारे दर्शकों को भी। और सुने कि आप उधर कर्रा प्रखंड घूम रहे थे। हाँ, कर्रा प्रखंड घूम रहे थे, तो वहाँ देखे क्या जो आत्मा के द्वारा जाना कृषि पाठशाला लगाया गया था। अच्छा अच्छा। अरे उसको देखने के बाद समझ में क्या क्या जानकारी था। तो हम चाहते कि हम तो जो जाने ही, क्यों न हम अपने किसान भाई को भी जाना है। अरे हमारे कारू दादा बहुत जागरूक हो गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हम तो कहते हैं कि तमाम जो किसान भाई हैं, अगर इस तरह के कृषि पाठशाला का आयोजन होता है तो आप भी उसमें शिरकत कीजिए। और कम से कम 50 किसानों ने इस कार्यक्रम में उन्होंने अपना हिस्सा लिया है, शामिल हुए लोग। और काफ़ी कुछ जानकारी उनको प्राप्त हुई है। तो चलिए हम अपने किसान भाइयों को भी ये जानकारी उपलब्ध करा देते हैं। आइए दिखाते हैं आपको भी। आज हम हैं कुंदा गांव में और यहाँ पे कृषक पाठशाला चलती है और मेरे साथ जैसा कि आप देख रहे हैं सारे किसान भाई हैं। ये सब इस पाठशाला में आते हैं और जानकारियाँ लेते हैं। कैसे चलती है पाठशाला, क्या जानकारी मिलती है, ये सब बातें हम करेंगे मैडम से। जी हाँ, हमारे साथ है बीटीएम श्रीमती स्मिता प्रसाद जी। नमस्कार मैम। मैम बताइए, जो पाठशाला चली, कृषक पाठशाला और किसानों के बीच, और किसानों को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये पाठशाला कैसे चल रही है, क्या क्या तकनीकी यहाँ पे ज्ञान मिलती है, ये सब कुछ बताएं आप। ये कृषक पाठशाला बेसिकली किसानों के लिए पाठशाला है। जिस तरह से अडल्ट एजुकेशन होता है, इसमें हम लोग किसानों को पाठशाला में नई तकनीकी जानकारी देते हैं, बीजों के बारे में जानकारी देते हैं, खाद वगैरह की जानकारी देते हैं और उनमें एक उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए हम उनको हर तरह से ये सुनिश्चित करते हैं कि उनको हर तरह से लाभ मिले। मैम साथ ही साथ ये बताएं, जो किसान भाई हैं, यहाँ पाठशाला हो रही है, कितना समय दे पाते हैं किसान, कितने मात्रा में यहाँ पे आ रहे हैं, संख्या में आते हैं, बैठते हैं, कैसे शुरुआत किया आपने यहाँ पे? वैसे कृषक पाठशाला में कुल 25 लोग प्रशिक्षणार्थी होते हैं और एक 26वां संचालक होता है। लेकिन अगर हम गांव में आते हैं तो जितने भी और लोग होते हैं गांव के, वो भी आकर पाठशाला में बैठते हैं और हमसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और जैसे हम आते हैं तो हमें अच्छा ये मिलता है,
इसका रिज़ल्ट मिल रहा है। हमें उनके तरफ से भी प्रश्न आते हैं, हम उनको उसका सल्यूशन उन्हें देते हैं और इस तरह से पाठशाला में हम 6 विशेष क्लास लेते हैं जिन पे अलग अलग विषयों पर उन्हें जानकारी दी जाती है। किसान भाइयों, ये था कृषक पाठशाला जहाँ पे हमने बेटिया मैम से बातें की और जिनके बारे में हमने सुना कि प्रोग्रेसिव जो किसान हैं, जी हाँ संचालक, वो भी हमारे साथ है। उनसे बातें करते हैं, जानते हैं कि कृषक पाठशाला कैसे आगे बढ़े। प्रताप जी, ये बताइए, कृषक पाठशाला के आप संचालक हैं, आप जो भूमिका निभा रहे हैं, किस तरह से अपना योगदान दे पा रहे इस पाठशाला में? मैं प्रत्येक सप्ताह जब बीटीएम लोग नहीं आते हैं तो मैंने गांव को एकत्रित करके बैठते हैं और सभी किसान को आगे तकनीकी मैंने वैज्ञानिक तरीके से खेती करने के विषय में जो भी हमको सुझाव मिलता है वो मैं यहाँ पर बताता हूँ, जिसे ये लोग सीख रहे हैं अभी और कुछ हद तक अच्छा रिजल्ट आ गया है और मैं और भी आशा कर रहा हूँ कि और अच्छा होगा। हमारे साथ किसान भाई हैं जो कि कृषक पाठशाला में आते हैं और नियमित रूप से क्लास करते हैं और क्या क्या जानकारी लेते हैं, उन्हीं से पहले बात करते हैं। जोहार किसान भाई। जोहार। आपका नाम? सुरेंद्र होरो मेरा नाम है। आप बताइए, कृषक पाठशाला में आप कब से आ रहे हैं और क्या क्या जानकारी अब तक मिली है और कैसा? जब से यहाँ पर किसान पाठशाला शुरू हुई है तब से हम लोग यहाँ पर आते हैं और किसान पाठशाला में भाग लेते हैं और हम लोग को जानकारी प्राप्त करते हैं हम लोग। मेरा नाम सुखदेव प्रधान है। हम इस गांव में रहते हैं और अब जब से ही किसान पाठशाला आई है तब से हम लोग सही सलामत हैं, सब कुछ जान बूझ रहे हैं, अच्छा लगता है। हम लोग रोज़ रोज़ आपे कर रहे हैं। जब हम लोग सब ये कृषक मित्र हैं, जब भी बुलाते हैं हम लोग पहुँच जाते हैं। पाठशाला से इन्हें लाभ भी मिल रहा है और कहा जाता है कि जहाँ महिलाएं जागरूक होती है वहाँ पे हर चीज़ में जागरूकता बढ़ती है। तो कृषि के क्षेत्र में महिलाएं कितनी जागरूक है ये तो आपको दिख ही रहा है। हम बातें करते हैं आगे बढ़ के, आप बताएं। नमस्कार, मेरा मीरा नाम है। हमारे खेत धान की खेती है पर बारिश की वजह से अभी कम उपजाऊ हो रही है और खेत में पानी भी नहीं है, इसलिए बहुत कम खेती किए हैं। क्या क्या जानकारी और क्या ज्ञान मिला है? मतलब हम तो गए नहीं हैं, मेरा हस्बैंड जाते हैं, पर हम भी चाहते हैं कि हम भी जाएं, वहाँ जुड़े और सारे बातें सुने और उसके बाद बातें सुन के हम आगे बढ़ें, खेती वगैरह करें, फिर और आगे तरक्की करें, अपना बाल बच्चा पढ़ाए लिखाए। यही धान की मो तो अपन अमर आदि मोर के लखन अखे एका तो खेती बाड़ी में तो सजा पूजा देते हैं। हाँ तो कुछ काम में भी नहीं खला सीखे जान। हाँ तो हम देवा था तनी मने तो हमको उको तो हो जाते ओके। हम सरकार देवा था शिकार चलते मिल झील के खा तो हाँ बढ़िया खेती बाड़ी तो बढ़िया से कई रही। एखन तो ठीके धान मन है, कीड़ा मन लाग रहे के दवाई बीरो दिली यार। एखन फसल ठीके है हमरे कर, पानी का दिक्कत न है, बढ़िया से हमरे कर। हाँ बताए ना, ईसन दवाई देखो का दवाई देखो से सबके बताए ना। हाँ तो देवे ना सामान उमान। किसान भाइयों, अब हमारे साथ है डिप्टी पीडी जी, उनसे बातें करेंगे और जानकारी लेंगे कि आधुनिक प्रभेद क्या क्या है, कैसे किस तरह से वो कर सकते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। हेलो। ऐसा है कि हम लोग जो कार्यक्रम चलाते हैं उसको सिर्फ मतलब पाठशाला तक अंदर में नहीं रखते हैं जहाँ यहाँ बैठे हुए। इसके अलावा हम लोग जो है इसको हर एक पाठशाला में एक पार्ट्स दिया गया है जिसमें एक प्रत्यक्षण होता है। उस प्रत्यक्षण को हम लोग वहीं पर कराते हैं, जिस गांव में पाठशाला रहती है वहीं पर कराते हैं। उसमें जनरली हम लोग नई तकनीक जो किसानों को बताना चाहते हैं वहाँ पर हम लोग करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ भी इस पाठशाला में भी धान की फसल के ऊपर श्री विधि से खेती कैसे होगी इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं, उनको दिखाते हैं, करते हैं, करा करके दिखाते हैं। अब उसमें जैसे जो भी कीड़े का इफेक्ट हो या बीमारियां लग रही हों उसको दे एंड देयर कैसे पहचान करेंगे, उसको कैसे निदान करेंगे, कुछ पारंपरिक कुछ वैज्ञानिक तरीके कुछ दवाओं से मिला जुला के हम लोग इस कॉन्सेप्ट को करते हैं कि वो यहीं पर समझें। इनके बारे में इनको कहीं ले जा कर के दिखाने से ज़्यादा बेहतर होता है कि यहीं पर हम लोग एक प्लॉट सिलेक्शन करते हैं और उसी में उन्हीं लोग किसान को करते हैं जो उस पाठशाला से संबंधित रहते हैं, उन्हीं लोग का करते हैं। इसमें हम लोग कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम
उन्नत प्रभेद जो भी अभी नया बाजार में आ रहा हो या जो कहीं रिसर्च हो, जैसे इस बार हम लोगों ने यहाँ पर KRS2 का डेमोन्स्ट्रेशन कराया है। अब इसके अंदर में जैसे यहाँ के pH बहुत कम है, तो हम लोग ये भी देख रहे हैं कि डोलोमाइट देने से उसका क्या असर होता है, और जो कि दिख रहा है काफ़ी अच्छा असर होता है। जैसे इसी पाठशाला में करीब करीब प्रत्येक कृषक परिवार को हम लोगों ने डोलोमाइट दिया है, और इस कारण से दिया है कि हम लोग तो जानते ही हैं, इन लोग भी देख पाए कि उसका रिजल्ट क्या आता है, कैसे आता है। मैम, अहम सवाल अब ये आती है कि अब किसान भाई देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और मुझे लगता है कि वो जुड़ना भी चाहते हैं, तो यहाँ तक आने के लिए क्या कोई शुल्क की भरपाई करनी पड़ती है या फिर निःशुल्क है? जी नहीं, कृषक पाठशाला कम्प्लीटली पूरी तरह से निःशुल्क है। इसमें हम लोग तकनीकी जानकारी के साथ साथ किसानों को जो हम देते हैं वो स्टडी मटेरियल भी देते हैं कुछ पढ़ने के लिए, जिससे उन्हें और जानकारी अधिक मिलती है। किताबें मुहैया करवाते हैं पढ़ने के लिए, लिखने के लिए पेन और पैड, लेटर पैड भी देते हैं। और एक क्लास ख़त्म हो जाता है, उसके बाद उन्हें उनके खाने की भी व्यवस्था होती है। तो ये सारा निःशुल्क है, तो अधिक से अधिक किसान भाई आएँ और इस कृषक पाठशाला का लाभ उठाएं। जी, ये तमाम जानकारियाँ हम आप तक पहुंचा चुके हैं। कुछ किसान भाइयों से भी बात कराएंगे, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कृषक पाठशाला में अपना योगदान दें और बैठें, तो ज़रूर से ज़रूर आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल निःशुल्क है। इसी के साथ यहाँ पे मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। नमस्कार, जोहार। देखे ना क्या जानकारी था ना। अच्छी जानकारी थी। और भाई कुछ और जानकारी है हमारे किसान भाइयों के लिए, और वो जानकारी हमने प्राप्त की है IMD पुणे से, तो वो जानकारी भी हम अपने किसान भाइयों को उपलब्ध करा देते हैं। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान इस प्रकार है। आकाश में बादल रहेंगे, लगभग 20 मिलीमीटर वर्षा भी हो सकती है। आज का अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। ऊपरी जमीन में धान, मूंग, मड़ुआ, उड़द, मकई जैसी फसलें अगर तैयार हैं तो बारिश के मद्देनजर कटाई स्थगित रखें। खेत में जल निकास की व्यवस्था रखें। देर से रोपे गए धान खेत में मेड़ दुरुस्त रखें ताकि ज़्यादा दिनों तक पानी रुक सके। पहले से लगाए गए सब्जियों के खेत में जल निकास के लिए नालियां बना दें। चलिए, ये जानकारी भी हमारी पूरी हुई, लेकिन कागज़ और कलम रखे हैं ना अपने पास। फटाफट कागज़ और कलम उठाइए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर ज़रूर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सभी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।